हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, आज अपन स्टार्ट करेंगे नई यूनिट अपनी, है ना। क्या करेंगे? अपनी नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। देखो, आपके यूनिट के नेम नहीं होते हैं, ठीक है। आपके जो यूनिट होते हैं उनका कोई भी नाम नहीं होता, चैप्टर के नाम होते हैं। क्लियर है? ठीक है। आज अपन यूनिट स्टार्ट करते हैं सेकेंड, और उसमें हेडिंग लेते हैं कण, तरंग, कण, द्वैत, प्रकृति। ठीक है, क्या लेते हैं? तरंग, कण, द्वैत, प्रकृति। अब अपने सबसे पहला पता लगा, या फिर अपन ने एक बात की थी कि क्लासिकल और क्वांटम की। ठीक है, इस फिजिक्स के अंदर क्लासिकल क्या था और क्वांटम क्या था। क्लासिकल एक ऐसी फिजिक्स थी जिसके अंदर किसी भी प्रयोग, या फिर जैसे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, या फिर अनिश्चितता का सिद्धांत है, इन सब की किसी की भी वो सफल व्याख्या नहीं कर पाया था। और अगर क्लासिकल सफल व्याख्या नहीं कर पाता है तो फिर हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? क्वांटम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यहाँ पे तरंग, कण, द्वैत, प्रकृति। देखो, सबसे पहले पता लगा कि व्यतिकरण व विवर्तन की घटनाओं के लिए प्रकाश को तरंग माना गया। ठीक है, क्या पता चला अपने को? सबसे पहले जो भी अपन ने व्यतिकरण और विवर्तन की घटना की थी उसके अंदर प्रकाश को क्या माना गया था? तरंग। और प्रकाश को तरंग मानकर इन घटनाओं की जो व्याख्या की गई थी वो एकदम सफल व्याख्या की गई थी। ठीक है, याद रखना, प्रकाश को तरंग मानकर एक प्रकृति। ठीक है जी। फिर बाद में एक दो प्रयोग और आए, जैसे कर्षणिका ऊर्जा, वितरण वक्र, क्वांटम प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इनको तरंग मानकर ये लोग नहीं समझा सके, या फिर इन तीन या फिर ऐसे कुछ प्रयोग होते हैं जिनको आप तरंग मानकर नहीं समझा सकते हो। उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? कण की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखो, तो उसी समय कहा गया कि प्रकाश जो होता है वो छोटे छोटे ऊर्जा बंडल के रूप में होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे अपने ये जो दो तीन प्रयोग ऐसे हैं जिसको आप तरंग मानकर प्रयोग नहीं कर सकते हो, इसलिए आप लोगों ने उनको, या फिर अपन ने वहाँ पे उनको क्या कहा, या फिर कहने वालों ने क्या कहा कि प्रकाश जो होता है वो छोटे छोटे ऊर्जा बंडलों के रूप में होता है, जिसको क्या कहा गया था? फोटोन। और फोटोन का ऊर्जा का क्वांटा भी कहा जाता है। तो इससे पता लगा कि प्रकाश की कण की प्रकृति जो होती है ना, प्रकाश जो होता है ना, वो कौन सी प्रकृति का होता है? कण की प्रकृति का होता है। तो ध्यान से सुनना, जब प्रकाश किसी द्रव्य पर आपतित होता है, क्या होता है? जब प्रकाश किसी द्रव्य पर आपतित होता है तो प्रकाश एक कण की तरह व्यवहार करता है। कब? जब प्रकाश द्रव्य कण पर आपतित होता है तो वो किसकी तरह व्यवहार करता है? कण की तरह व्यवहार करता है। और वो कण क्या करता है? द्रव्य के साथ ऊर्जा का आदान प्रदान करता है। और वो जो कण है वो ऊर्जा का क्या करेगा? उसके साथ आदान प्रदान करेगा। इससे पता लगा कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति भी होती है। इससे अपने को क्या पता लगा? कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, एक तो तरंग और एक कण। ठीक है, अब सन 1924 में कौन आए? दे ब्रोगली आए। ये चीजें मैं आपको एक बार पहले भी बता चुकी हूँ, आज फिर से देखते हैं। सन 1924 में कौन आए? दे ब्रोगली आए। उन्होंने क्या कहा? उसने कहा कि जैसे प्रकाश में दो प्रकृति होती है, कौन कौन सी? कण व तरंग। जैसे प्रकाश में दो प्रकृति होती है, और मैंने आपको क्या कहा था कि अगर एक प्रयोग अपन कर रहे हैं, ठीक है, 1924 में दे ब्रोगली ने आके क्या कहा? जैसे प्रकाश की दो प्रकृति होती है कण और तरंग। ठीक है, पर मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर आप प्रयोग के अंदर कण को यूज कर रहे हो तो तरंग को यूज नहीं कर सकते हो, अगर तरंग को यूज कर रहे हो तो
कण को यूज नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब दोनों को एक साथ आप लोग यूज नहीं कर सकते हो। और उसको अपन ने क्या नाम दिया था? पूरकता का सिद्धांत दिया था। ठीक है जी। दे ब्रोगली ने बोला जैसे द्वैत प्रकृति होती है अर्थात कण व तरंग की, वैसे ही सेम टू सेम प्रकृति होनी चाहिए गतिशील द्रव्य कणों की। अब ये तीसरा जो आया, ये तीसरे बात को ही लेके आ गया कि उसके अंदर द्रव्य कण भी होने चाहिए। तो देखो, तो उसकी तरंग प्रकृति की व्याख्या, किसकी तरंग प्रकृति की व्याख्या? कौन सी? गतिशील द्रव्य कणों की व्याख्या कौन कौन से प्रयोग करते हैं? एक तो डेविसन जर्मर प्रयोग जो पीछे वाली क्लास में पढ़ चुके हैं, और एक जेपी थॉमसन का जो प्रयोग है उसमें, वो अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर आप लोग क्या पढ़ोगे? कण की वो द्रव्य, गतिशील द्रव्य कणों की अवस्था के पढ़ोगे। ठीक है, हाँ जी। इन दोनों ने कह दिया कि द्रव्य कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण, ड्यूट्रॉन, ये सभी जब गति करते हैं तो इनसे संबंधित एक तरंग होती है। बाद में इन्हीं कणों का Q/m यानी कि आवेश निकाल लिया जाता है। इनसे यही पता लगा कि इनकी तरंग प्रकृति भी होती है, अर्थात इनकी द्वैत प्रकृति भी होती है। ठीक है, ये अपना कुछ बेसिक था। अब मान लो आप लोगों के एक क्वेश्चन आ जाए कि कण व तरंग की द्वैत प्रकृति को परिभाषित करो। क्या आ जाए जी? आप लोगों के एक क्वेश्चन आ जाए कि कण व तरंग की द्वैत प्रकृति को समझाओ। देखो, स्टार्टिंग में थोड़ी सी क्या है, इसके अंदर थ्योरी है। ठीक है, तो पहले उसको समझ के चलेंगे, उसके बाद अपन अपनी नेक्स्ट डेरिवेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो यूँ मान के चलना आज वाली क्लास जो है वो थ्योरी के अंदर ही जानी है। तो देखो, आप लोगों को अगर मान लो एक क्वेश्चन आ जाए कोई कि कण व तरंग की द्वैत प्रकृति को परिभाषित करो। ठीक है, तो आप उसका आंसर कैसे दोगे? देखो, ध्यान से सुनना। व्यतिकरण, विवर्तन जैसी घटनाओं की व्याख्या के लिए प्रकाश को तरंग प्रकृति के रूप में माना गया और इन घटनाओं की सफल व्याख्या प्रकाश को तरंग मानकर की गई। आई रिपीट, व्यतिकरण, विवर्तन जैसी घटनाओं की व्याख्या के लिए प्रकाश को तरंग प्रकृति के रूप में माना गया और इन घटनाओं की सफल व्याख्या प्रकाश को तरंग मानकर की गई। ठीक है, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव जैसे प्रयोगों की व्याख्या प्रकाश को तरंग मानकर नहीं की जा सकती। इस अवस्था में प्रकाश को ऊर्जा बंडलों के रूप में माना जाता है जिसे फोटोन कहा जाता है और इस अवस्था में प्रकाश को कण प्रकृति का मानकर प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव की सफल व्याख्या की गई। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रकाश में तरंग व कण दोनों क्या होती हैं? दोनों की प्रकृति होती है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है जी। अब अपन देखो, जब प्रकाश किसी द्रव्य से अन्योन्य क्रिया करता है, जब प्रकाश किसी द्रव्य से अन्योन्य क्रिया करता है तो उसका व्यवहार जो होता है ना, वो एक कण की तरह व्यवहार करता है और वह कण द्रव्य के साथ ऊर्जा का आदान प्रदान करता है। सन 1924 में दे ब्रोगली ने गतिशील द्रव्य कणों के लिए दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात की। इसके अनुसार जैसे प्रकाश में द्वैत प्रकृति होती है, किसके अनुसार? दे ब्रोगली के अनुसार जैसे प्रकाश में द्वैत प्रकृति होती है, वैसे ही गतिशील द्रव्य कणों में भी द्वैत प्रकृति होनी चाहिए। इस अवस्था में डेविसन जर्मर प्रयोग व जेपी थॉमसन प्रयोग के द्वारा गतिशील द्रव्य कणों की तरंगदैर्घ्य ज्ञात की गई। कौन कौन सी की ज्ञात की गई? किसको आधार मानकर? गतिशील द्रव्य कणों को आधार मानकर। तो आप लोगों ने दो प्रयोग की बात की, कौन कौन सी की? एक तो डेविसन जर्मर प्रयोग और एक जेपी थॉमसन की। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखना आप लोग, अपन ने 3 चीज़ें पढ़ी। एक तो व्यतिकरण व विवर्तन, ठीक है, और एक अपन ने कौन सा पढ़ा, ऊर्जा वितरण वक्र। ऊर्जा वितरण वक्र और क्या पढ़ा, कॉम्पटन प्रभाव और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। एक 2 प्रयोग ये थे अपने कौन से, डेविसन जर्मर और जेपी थॉमसन। अब देखो तीनों के अंदर क्या है, अलग अलग बात की है। व्यतिकरण और विवर्तन को तो क्या किया, प्रयोग किसके आधार पर किया, तरंग को मानकर, तरंग को मानकर, हाँ जी। ऊर्जा वितरण वक्र, कॉम्पटन प्रभाव और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब किए गए, कण को मानकर, ठीक है, हाँ जी। और ये गतिशील द्रव्य कण, द्रव्य कण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण, ड्यूट्रॉन, ठीक है। ये कब किया गया और किसको मानकर, गतिशील द्रव्यों या फिर द्रव्य कण को मानकर। तो आप लोगों ने इसके अंदर एक चीज नोट की, और ये सब चीजें क्या होती हैं, एक ही होती है, ठीक है। अब देखो डिफरेंस कितना है इसके अंदर, कहने का मतलब द्वैत प्रकृति तो होती है, ये तो यहाँ से आप लोगों को पता चल गया। अब इसको तो तरंग मान कर किया गया, अगर तरंग माना है तो देखो यहाँ पे कण नहीं है ना। अब यहाँ पे अगर इसको कण मान के किया है तो देखो यहाँ पे तरंग नहीं है, मतलब एक चीज जहाँ पे कण होगा वहाँ पे तरंग नहीं होगी, तरंग होगी वहाँ पे कण नहीं होगा। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलो जी, क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के। हाँ जी, ये क्या था अपना, इस क्वेश्चन का आंसर था कौन से का, कण व तरंग की द्वैत प्रकृति को परिभाषित करो। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ से लिख के पूरी थ्योरी लिखोगे आप उसके अंदर। ओके, अब अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक क्या है अपना, तरंग पैकेट, वेव पैकेट। देखो माना कण का वेग v, ठीक है, क्या कर लेते हैं अपन, माना कण का वेग v व कण से संबंधित तरंग का वेग क्या है, vp है। vp आप लोगों को पता है यहाँ पे क्या होती है, कला वेग होता है, ठीक है। तो कला वेग को आप लोग कैसे लिखते हो, vp इक्वल c² v, ऐसे ही लिखते हो। vp आप लोग यहाँ पे जानते हो क्या होता है, कला वेग। ये क्या होता है, प्रकाश का वेग, और ये क्या होता है, कण का वेग, ठीक है। अब सापेक्षवाद के सिद्धांत के अनुसार कण का वेग प्रकाश के वेग से कम होता है। कौन से सिद्धांत के अनुसार, सापेक्षवाद के सिद्धांत के अनुसार इस कण का वेग प्रकाश के वेग से क्या होता है, कम होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं क्या, कि कण से संबंधित तरंग का वेग vp कण के वेग से सदैव क्या होगा, ज़्यादा होगा, मैक्सिमम में होगा। तो देखो अर्थात जब तरंग गति करेगी तो तरंग कण को पीछे छोड़कर आगे चली जाएगी। कौन सी कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में। कब, जब ये कला वेग इस कण के वेग से बहुत अधिक होगा, तब ये जो कण है इस कण के वेग को पीछे छोड़कर कहाँ चली जाएगी, आगे। या फिर तरंग गति करेगी तो तरंग कण को पीछे छोड़कर कहाँ चली जाएगी, आगे चली जाएगी। ये किसका वेग है, तरंग का वेग है। ये किसका वेग है, कण का वेग है। क्लियर है यहाँ तक? परंतु यह संभव नहीं है।
क्योंकि तरंग जिस कण से संबंधित है उसके साथ सदैव कण का रहना आवश्यक है। क्या बोला देखो, क्योंकि तरंग जिस कण से संबंधित है, ये जो तरंग है ना ये इस कण से संबंधित है, तो इसके साथ सदैव इस कण का रहना क्या है, आवश्यक है। अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार यदि कण से संबंधित कोई कण है तो उसका प्रभाव एक लघु स्थान पर होगा। इस लघु स्थान के लिए दूरी डेल अक्ष के बाहर तरंग प्रभाव नहीं होगा। मान लो अपने को ये से कोई तरंग दे दे, ये लो जी, ये अपने पास क्या है, कोई तरंग है, ठीक है। हाँ जी, यहाँ से लेके इसकी डिस्टेंस कितनी है, डेल अक्ष है। अब हाइजेनबर्ग अनिश्चित अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि यदि कण से संबंधित कोई कण है तो उसका प्रभाव एक लघु स्थान पर होगा। मान लो उसका स्थान, इसको आप क्या बोलोगे, पूरे को वेव पैकेट बोलोगे। ठीक है जी। इसके अंदर कण जहाँ पे भी होगा उसका स्थान क्या होगा, एक छोटा सा स्थान होगा, ठीक है। पर ये डिसाइड नहीं कर सकते हो आप कि वो कण यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। वो कण कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यूँ मान लो वो कण कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ध्यान से सुनना, अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार यदि कण किसी कण से संबंधित कोई कण है तो उसका प्रभाव एक लघु स्थान पर होगा। इस लघु स्थान के लिए दूरी डेल अक्ष होगी। डेल अक्ष से बाहर तरंग प्रभाव नहीं होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ही उस तरंग का प्रभाव होगा, इससे बाहर इस तरंग का प्रभाव कहीं पर भी नहीं होगा। क्लियर है यहीं पर? देखो, इसके बाद आता है श्रोडिंगर। उसके बाद कौन आता है? श्रोडिंगर, ठीक है। श्रोडिंगर क्या बोलता है कि कण से संबंधित तरंग कोई एक तरंग नहीं होती, यहाँ तरंगों का अध्यारोपण होता है जिससे हमें तरंग पैकेट प्राप्त होता है। देखो, श्रोडिंगर क्या बोलता है कि कण से संबंधित जो भी तरंग होती है वो एक ना होकर कितनी होती है? बहुत सारी होती है, ठीक है जी। श्रोडिंगर के अनुसार कण से संबंधित तरंग कोई एक तरंग नहीं होती, यहाँ तरंगों का अध्यारोपण होता है जिससे हमें तरंग पैकेट प्राप्त होता है। एक तरंग फलन साई से व्यक्त किया जाएगा जो कि टी पर कण के निर्देशांक, मान लो क्या बोल रहा है ये, कौन? श्रोडिंगर। श्रोडिंगर क्या बोल रहा है जी? इसने एक तरंग ली, उसको नाम क्या दे दिया? तरंग फलन साई। साई एक्स वाई जेड टी, ठीक है। क्या नाम दे दिया? एक्स वाई जेड टी। किसके अनुसार है ये कंडीशन? श्रोडिंगर के अनुसार। तो जिससे एक तरंग फलन साई से व्यक्त किया जाएगा जो समय टी पर कण के निर्देशांक एक्स वाई जेड पर निर्भर करता है, अर्थात तरंग फलन साई आर टी होगा। देखो यहाँ पे ये जो साई है ये क्या है? एक तरंग फलन है, किसके अनुसार? श्रोडिंगर के अनुसार। तो श्रोडिंगर क्या बोलता है कि यहाँ पे तरंग फलन साई इस समय टी पर कण के निर्देशांक एक्स वाई जेड पर निर्भर करता है, अर्थात तरंग फलन साई क्या होगा? साई आर टी होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब अपन बात करते हैं तरंग फलन के गुण, प्रॉपर्टीज उसकी क्या होती है। उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है यदि किसी स्थान पर कण की मात्रा क्या हो? अधिक हो, मैक्सिमम हो, ठीक है। यदि किसी स्थान पर कण की मात्रा अधिक है तो तरंग फलन साई का मान भी क्या होगा? अधिक होगा। किसी स्थान पर यदि कण की मात्रा अधिक है तो वहाँ पे
इस साई का मान भी क्या होगा, साई क्या है यहाँ पे, तरंग फलन है, तो उसका मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, अधिक होगा। इसी प्रकार साई का मान यदि कम है तो कण की मात्रा भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो जी, सेकंड प्रॉपर्टी है अपने इसकी, तरंग फलन स्वयं के साथ व्यतिकरण की घटना। व्यतिकरण का मतलब होता है कि एक दूसरे पे कण अध्यारोपण होना। ठीक है, व्यतिकरण का मतलब क्या होता है, एक दूसरे पर कण का अध्यारोपण होना। तो तरंग फलन स्वयं के साथ व्यतिकरण की घटना करता है, अर्थात यह एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है। क्लियर है यहाँ तक। थर्ड पॉइंट इसका है, थर्ड गुण इसकी है, थर्ड प्रॉपर्टी इसकी ये है कि तरंग फलन के द्वारा कण के व्यवहार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्या है, तरंग फलन के द्वारा कण के व्यवहार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु अनेक कणों की सांख्यिकी की कोई जानकारी नहीं होती है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, तरंग फलन के द्वारा अपन कण का जो व्यवहार होता है उसके बारे में तो अपन पता लगा सकते हैं, लेकिन अनेक कणों के सांख्यिकी की अपने को कोई जानकारी नहीं मिलती है। ये अपना कुछ सेकंड यूनिट का कुछ थ्योरेटिकल पार्ट था जो अपन ने क्या किया, उसके बारे में आज डिस्कस किया। ठीक है, कल से अपन इसके डेरिवेशन के साथ न्यू टॉपिक की स्टार्टिंग करेंगे। अब ये यहाँ पे जो साई है ना, ये साई, इसको आप तरंग फलन के साथ क्या बोल सकते हो, आयाम भी बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हो इसको, तरंग फलन के साथ आप तरंग फलन भी बोल सकते हो इसको, और इसको आयाम। आयाम का मतलब क्या होता है, ज़्यादा या कम। ठीक है, ओके जी, आज की क्लास अपनी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।